प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण की बात कही, भले नहीं हुआ लेकिन महत्व तो बढ़ा ही। प्रशा के एकीकरण की, प्रशा के नेतृत्व में एकीकरण की बात कही, परंतु प्रशा ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये आप जानते रहिए, इतना तो श्योर है कि भले ही नहीं हुआ लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इससे जो प्रशा का जो महत्व है वो महत्व तो बढ़ा ही बढ़ा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं प्रशा की सैनिक नीति और प्रशा के नेतृत्व में विलियम जो कैसर था, शासक था, नेतृत्व में, नेतृत्व ना लिखा जाए, प्रशा में जो आर्थिक और सैनिक सुधार हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना आर्थिक एवं सैनिक सुधार के संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात तो बिस्मार्क के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास हुआ। और जर्मनी के औद्योगिकरण में हमने आपको बताया था कि यहां लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उद्योगों का विकास इतना तेज हुआ कि यह यूरोप के अग्रणी देशों में आया, उद्योगों का विकास किया गया। वो सिस्टम मैंने आपको औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बताया हुआ है ना। और विलियम कैसर के प्रयासों से एक नाम आता है, मोल्टेके का नाम आता है। मोल्टेके, आपको बताऊं कि मोल्टेके ने, मोल्टेके फर्स्ट, खैर इतना ज्यादा भी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन एक नाम तो आप लिख सकते हो। मोल्टेके फर्स्ट के नेतृत्व में सैनिक शक्ति बनाई गई, सैनिक सुधार किए गए। और एक बार स्थिति ऐसे भी आई कि निम्न सदन के विरोध के बावजूद, एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, ये भी बता देता हूं, निम्न सदन के विरोध के बावजूद, एक एक पॉइंट को ऐसे आपको लिख भी लेना चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत धीरे पढ़ाया इसको, 2-4 क्लास और सही एक्स्ट्रा। निम्न सदन के विरोध के बावजूद सैन्य बजट पारित किया गया, सैन्य बजट पारित किया गया। क्लियर है। और उसी समय आपको बताऊं, बिस्मार्क ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जर्मनी की जनता पूरे आदर्शों की तरफ नहीं बल्कि सशक्त सैन्य विकल्प की तरफ से देख रही है। बिस्मार्क का मानना था कि उसका जो कंडीशन है, जो उसका स्टेटस है, उस स्टेटस में सिर्फ पूरे आदर्शों से काम नहीं चल सकता। जरा कंडीशन तो देखिए, आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें, ये रहा जर्मनी, ये रहा फ्रांस, इटली और यूएसएसआर, ऑस्ट्रिया। देखो, कुछ समझने के लिए बेसिक एजम्पशन दिमाग में रखो। अगर सबसे नंबर 1 निकट फ्यूचर में अगर किसी से सबसे ज्यादा अगर दिक्कत होती तो फ्रांस से होती, क्योंकि फ्रांस यूरोपीय राजनीति में सर्वे सर्वा था। दूसरी बात, अभी ऑस्ट्रिया था, सोवियत का डायरेक्टली नहीं था, लेकिन कम से कम रूस का एक शासक तो था ही। एक जर्मनी ऐसा था कि जहां पर जर्मनी से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि इटली में यह भी एकीकरण का प्रयास कर रहा था, इसलिए वो अपने सारे विकल्पों को बड़ा कैलकुलेटिव वे में कर रहा था। आइए देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ। जब इस कंडीशन में पहुंचा तो सबसे पहला आइए देखते हैं, और बिस्मार्क हमेशा, बिस्मार्क के संदर्भ में आपको बताऊं, वो यही मान के चलता था, कूटनीतिक रूप से इतना दक्ष था कि वो मान के चलता था कि यूरोप में जर्मनी को लेकर के कुल 6 शक्तियां हैं। जर्मन संघ हो जाएगा, आप देखो 1 2 3 4, 3 2 5 तो यही है, 1 2 3 4 5, और छठा मानता था वो इंग्लैंड को मानता था, बाकी सबको तो छोट भैया मानता था वो। और 2 गेंदों को वो अपने हाथ में रखता था और 3 को आसमान में रखता था, यानी जबरदस्त जादूगर। वो देखे ना गेम में 4-5 बाल लेते हुए सब पे नियंत्रण बनाए रखता है। द सेम थिंग वाज फॉर द बिस्मार्क। बिस्मार्क 2 गेंद हाथ में रखता था, बाकी 3 को हवा में उछाले रखता था और सब पे नियंत्रण बनाए रखता था। ही वाज सो डिप्लोमैटिक। श्योर। तो निश्चित रूप से उसकी डिप्लोमेसी को समझने की जरूरत है। बिस्मार्क की विदेश नीति को भी हम आपको बताएंगे भी आज। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में एक विवाद आया, वो आया डेनमार्क से।
समझिए, ज्यादा समझने पे ध्यान रखिए। डेनमार्क विवाद आया, और डेनमार्क विवाद आया वो लेकर के स्पेशली दो डची थी, स्लेशविग गलत लिख दिया लेकिन चलो पेट फाड़ने वाला रहना चाहिए, स्लेशविग और हेलेस्टाइन। डेनमार्क सबको बनाने की जरूरत नहीं है, यहां कंडीशन होगी डेनमार्क की। स्लेस्विग और हेलेस्टाइन वाले क्षेत्र पर विवाद था। जाहिर सी बात है अभी प्रसा की औकात नहीं थी, अभी तो जर्मनी भी नहीं बना था, यहां था कहीं प्रसा। तो प्रसा इन क्षेत्रों को लेना जानता था, और जानता था, यह भी जानता था कि अगर वो डायरेक्ट स्लेस्विग और हेलेस्टाइन लिया तो ऑस्ट्रिया जो है वो नरक मचा देगा। इसलिए उसने एक समझौता किया, कहा कि आप हमको सहायता करिए तो हम स्लेस्विग और हेलेस्टाइन जीत लें, और उसके बाद एक क्षेत्र आपको दे देंगे, दूसरा क्षेत्र जो है बांट लिया जाएगा। यही होना भी चाहिए था। फिलहाल स्लेस्विग और हेलेस्टाइन जीता, और थोड़ा सा उसने डिले कर दिया इन चीजों को बांटने में। ऑस्ट्रिया में उतावलापन दिखने लगा। फिलहाल इसमें क्या हुआ कि स्लेस्विग और हेलेस्टाइन जीतने के बाद उसने हेलेस्टाइन को दे दिया जर्मनी को, और स्लेस्विग अपने पास रखा। आपको बताऊं कि जो हेलेस्टाइन की डची थी इसमें जर्मन ज्यादा थे, जर्मन संख्या अधिक थी। हेलेस्टाइन में जो थे वो जर्मन ज्यादा थे। यह घटना है 1864 की, 1864 की। डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अगर जानना चाहो तो लिख लो, 1864 की है। अब जर्मन डची दे दी गई ऑस्ट्रिया को, और स्लेस्विग मिला प्रशा को। इससे क्या नुकसान होना था? इससे यह नुकसान होना था कि हेलेस्टाइन के क्षेत्र में कभी भी विद्रोह करवाया जा सकता है। जब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है हेलेस्टाइन के लोग जर्मनी के नाम पर समर्थन करना शुरू कर देंगे। यह डिप्लोमेसी थी किसकी? बिस्मार्क की, जिसे ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उस समय का वो समझ नहीं सका। क्लियर है? फिलहाल आपको बताऊं कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच अब एक युद्ध हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया इस क्षेत्र का संघ था, इस संघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया ही था जर्मन क्षेत्रों का, तो ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं निकालेंगे तो काम नहीं आएगा। इसलिए अब एकीकरण का दूसरा जो चरण हुआ वो हुआ, दूसरा जो सबसे बड़ी बात हुई, ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध। तीन ही चरण ही है ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध, खूब जानते हो, हमने चर्चा किया है। दोबारा जानो, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच जो संधि हुई, जो युद्ध हुआ वो हुआ सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में। सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में, और अंत हुआ प्राग की संधि। एकदम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानते रहिए प्राग की संधि हुई। पहली बात तो यह देखने की जरूरत है कि इससे पहले बिस्मार्क ने क्या किया था, इटली से कहा था। इटली के क्षेत्र पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इसने कहा कि अगर मैं उत्तर से आक्रमण करता हूं ऑस्ट्रिया पर, तो इटली के लोग क्या करें, दक्षिण से आक्रमण कर दें, पीडमांट से। उसने कहा वेरी गुड। और यह भी कहा कि हम जो वेनेशिया का क्षेत्र है, ये लोम्बार्डी और वेनेशिया था, ये वेनेशिया का जो क्षेत्र है वो हम दिलवा देंगे इटली को। और जब सेडोवा का युद्ध हुआ तो पीडमांट ने इधर से भी आक्रमण किया, जर्मनी इधर से आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा। यद्यपि पीडमांट वाले मोर्चे पर ऑस्ट्रिया की सेनाएं जीती थीं, लेकिन फिर भी कूटनीति का प्रयोग करते हुए जर्मनी ने लोम्बार्डी इसको दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेन मुद्दा ऑस्ट्रिया है ही नहीं, मेन मुद्दा फ्रांस है। क्लियर है? और जो प्राग की संधि की गई, प्राग की संधि में बिस्मार्क ने, याद रखना इस बात को, बिस्मार्क समझना अपने आप में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। ये इतिहास का मजाक हम लोग करते हैं, ये बिस्मार्क समझ गए, इसका मतलब है कि तुम इंटेलिजेंट हो, है ना? तो बिस्मार्क समझो, बिस्मार्क ने एक तो उधर दिलवा दिया कि समर्थन रहेगा, और ऑस्ट्रिया से भी वो मधुर संबंध रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि फ्रांस जरूर उंगली करेगा, वो जानता था बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए प्राग की संधि के पहले बिस्मार्क ने इस बात को कहा कि भले ही हम लोग जीत और पराजय हार हुई है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। आप जानते रहिए, यह बात अगर पराजित व्यक्ति कहता है तो यह कमजोरी मानी जाती है, और अगर विजेता व्यक्ति कहता है तो इसे अच्छाई मानी जाती है। ऑस्ट्रिया को भी लगा कि अब प्रसा और जर्मन संघ के अस्तित्व को नकारना आसान नहीं है, इसलिए उसने प्राग की संधि को क्या किया, बहुत खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया। और आपको बताऊं, प्राग की संधि से ऑस्ट्रिया अलग हो गया जर्मन क्षेत्र से। कुछ हर्जाना भी उसने दिया, लगभग 30 लाख पाउंड के आसपास जो प्राग की संधि थी। इस प्राग की संधि का जो पहला पार्ट हुआ है वो यही हुआ कि ऑस्ट्रिया हट गया जर्मन संघ से, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ से हटा, और 30 लाख पाउंड दिया। 30 लाख पाउंड हर्जाना दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इट वॉज वेरी यूजुअल। इसके अलावा बिस्मार्क ने यह अपेक्षा की थी कि वह ऑस्ट्रिया के साथ अच्छे संबंध रखेगा। तो ऑस्ट्रिया हो गया, यह क्या हो गया, इटली हो गया। आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से यूएसएसआर के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहा, और इन सब का उद्देश्य यही था कि अगर फ्रांस कभी आक्रमण करे तो ये तीनों कम से कम इसके विरोध में ना जाए, नहीं तो दो मोर्चे खोलने पड़ेंगे। फिगर के सामने क्लियर है? क्लियर है? और आपको बताऊं, बहुत जल्दी फ्रांस तो तिलमिलाने लगा,
सेडोवा के युद्ध में यह कहा जाता है कि यूरोप ने एक स्वामी खो दिया और दूसरे स्वामी को प्राप्त किया। यहां स्वामी प्राप्त करने का संदर्भ आप समझ सकते हैं कि सेडोवा के युद्ध के बाद यह कंफर्म हो गया कि यूरोपीय राजनीति में प्रशा का कद बढ़ गया और फ्रांस का कद घट गया, क्योंकि उसको तो यह लगता था कि यूरोपीय राजनीति में, हमने कई बार इस बात को कहा है कि यूरोपीय राजनीति ऐसी थी कि लोगों को यह कहना पड़ता था कि लोग कहते थे ये कि फ्रांस को अगर जुकाम होता है तो पूरा राष्ट्र छींकने लगता है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में आपने देखा कि फ्रांस की अनुमति के बिना जर्मन संघ बन गया, तो जाहिर सी बात है फ्रांस का जो स्टेटस है, जो लेवल है, वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। तो वो जानता था कि आगे चल करके लड़ाई होनी ही होनी है। आइए देखते हैं कैसे ये अवसर मिला। चलिए थोड़ा सा इधर जगह बनाएं तब ना बताएं। आपको बताऊं, इधर फ्रांस से जुड़ा था पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन का मामला है ना। वास्तव में जो स्पेन की राजकुमारी महारानी थी इलाबेला, वो अलोकप्रिय हो रही थी, उसके खिलाफ विरोध हो रहे थे और स्पेन की गद्दी के उत्तराधिकार का मामला आया और उसमें एक नाम आता है लियोपेल्ड का। लियोपेल्ड का समर्थन किया किसने? जर्मनी ने, प्रशा ने। जर्मन नहीं, अभी भी जर्मनी प्रशा ही है। और जब लियोपेल्ड का समर्थन किया तो फ्रांस आग बबूला हो गया। उसको लगा कि भैया इधर तो कर ही लियो, अब स्पेन में भी हस्तक्षेप कर रहे हो। फिलहाल जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन तृतीय, उसने इसका विरोध किया और राजा के पास एक दूत भेजा। उसने कहा कि लियोपेल्ड का समर्थन नहीं करिए। प्रशा के चांसलर ने एक संदेश दिया लियोपेल्ड को कि आपको जो वो है, क्या कहते हैं, दावा है, उत्तराधिकार में छोड़ देना चाहिए। लियोपेल्ड भी तैयार हो गया, लेकिन अब तो फ्रांस की अपनी कद बढ़ाने का मौका था। उसने कहा कि वो लिखित रूप से या आश्वासन दे कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। आपको बताऊं, उस समय बिस्मार्क एम्स में था, स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। जब ये बात पहुंची तो इसने इस पूरे पत्र को इतना शॉर्ट करके जर्मनी के समाचार पत्रों में छपवा दिया कि जिससे ये लग रहा हो कि फ्रांस का शासक गिड़गिड़ा रहा है या फ्रांस का शासक जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो कभी भी हस्तक्षेप न करे। और आपको बताऊं, बस एक उकसावे भरी स्टोरी की जरूरत थी और नेपोलियन जो है, क्या कहते हैं, फ्रांस भड़कने के लिए तैयार था। और आप देखेंगे कि इसका परिणाम यह हुआ कि जो नेपोलियन थर्ड था, नेपोलियन, उसने आक्रमण कर दिया किस पे? प्रशा पे। और वो युद्ध हुआ 1871 का सेडान युद्ध। सेडोवा के बाद जो नेक्स्ट युद्ध हुआ वो था सेडोवा का युद्ध हुआ। बैटल ऑफ सेडोवा। में है ना। और निश्चित रूप से सेडोवा का सेडान का युद्ध हुआ। सेडोवा तो हो ही चुका है और इस सेडान के युद्ध में फ्रांस ने आक्रमण किया और प्रशा, जाहिर सी बात है इस युद्ध में प्रशा जीता। आपको पता है कि इस युद्ध में रोम से फ्रांसीसी सेनाएं भी बुला ली गई थी, तो इसका फायदा उठाकर इटली ने भी रोम पर आक्रमण कर लिया। और इसके बाद हुई वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के द्वारा जर्मन संघ को मान्यता मिली। वर्साई की संधि द्वारा जर्मन संघ को मान्यता मिली। आल्सेस और लॉरेन का क्षेत्र जो था, याद रखिएगा, आल्सेस और लॉरेन का जो क्षेत्र है, ये फ्रांस से जर्मनी ने ले लिया, है ना। और लगभग 30 लाख पाउंड के आसपास, 20 करोड़ पाउंड, लगभग 20 करोड़ पाउंड, सॉरी, जो जुर्माना दिया गया 20 करोड़ पाउंड, बहुत ज्यादा था ये। इस जुर्माने का भी जर्मनी के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा हुआ, है ना। तो और इस प्रकार आप देखेंगे कि सेडान के युद्ध के साथ ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आप जानते हो कि इस युद्ध के साथ ही, आप कह सकते हो कि इस युद्ध के साथ ही इटली का भी एकीकरण हुआ था। क्लियर है? तो इटली और जर्मनी ये दोनों एकीकरण एक ही युद्ध के साथ हुआ था। तो क्लियर होगी बात, जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में ये इतने चरण हैं, इतने फेजेस हैं। क्लियर है? तो ये आप जानेंगे। अब आप आइए हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी और इटली के एकीकरण की तुलना की भी बात करेंगे। धीरे धीरे, चाय बनी है क्या? धीरे बोलिए, यहाँ से सुनिए।
तो हम लोग राइट टाइम में जब देख लिया जाए कि इटली और जर्मनी के एकीकरण की तुलना देख लिया जाए, है ना। चलिए आइए चर्चा करते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण की तुलना। सवाल कैसे आ सकता है, चलिए हम यहां तुलना कर देना, क्वेश्चन आंसर में हम लोग बात भी कर लेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण की तुलना दो संदर्भों में की जानी चाहिए। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं कि क्या समानता है और क्या असमानता है। तो निश्चित रूप से पहले समानता के तत्वों को चर्चा करेंगे और फिर असमानता की तुलना करेंगे। क्या क्या समानता देखिए, बहुत सारी समानताएं आपको दिखाई देंगी। अगर आप चुनौतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप कह सकते हैं कि दोनों एकीकरण के पूर्व बिखरे हुए थे, एकीकरण के पूर्व बिखराव था। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि दोनों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप था, आर्थिक विकास नहीं था, आर्थिक विकास का स्तर नहीं था। क्लियर है। दोनों पे आगे बढ़ा देता हूं। आप कह सकते हैं कि दोनों के एकीकरण में नेपोलियन के अभियानों और 1830 तथा 1848 की क्रांतियों का प्रभाव था। यह समानता की बात है। बहुत आराम से आप 4-5 लिख सकते हैं। 4 पॉइंट है तो 20-20 शब्द भी लिखेंगे तो 80 और 100 हो जाएगा आराम से। क्लियर है। एक और समानता है वो भी लिख लीजिए। चलिए 5 कर लेते हैं। दोनों राजतंत्र के नेतृत्व में एकीकृत हुए। 5 हो गया। आइए हम बात करते हैं असमानता की बात करें। अगर आप असमानता की दृष्टि से बात करेंगे तो निश्चित रूप से इस बात को जरूर कहेंगे कि जर्मनी की तुलना में इटली में बाधाएं अधिक थीं। क्लियर है। अधिक चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। जैसे आपको बताऊं, इसी में लिख लो, हम तो पॉइंट तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वहां थोड़ी पॉइंट लिखना है, वहां तो पैराग्राफ में लिख देना है। जैसे इटली में रोम था, जहां पर पोप था, जिसका समर्थन कैथोलिक राष्ट्र करते थे, सारे कैथोलिक राष्ट्र करते थे। ये दो डिफरेंस मेजर था। तीसरी बात, इटली ने मुख्यतः कूटनीति का सहारा लिया, डिप्लोमेसी का सहारा लिया, जबकि ऐसे लिख लीजिए। चलिए 2 पॉइंट बना देंगे। मुख्यतः कूटनीति का सहारा लिया, जबकि बिस्मार्क ने सैनिक शक्ति का। स्वाभाविक भी था, जिसकी सैनिक शक्ति ज्यादा रहेगी वो मिलिट्री पर ध्यान देगा। इटली ने सैन्य शक्ति को अंतिम विकल्प माना, जबकि जर्मनी ने प्रथम। पांचवी चीज, इटली के एकीकरण में काबूल दूसरे चरण के पश्चात मर गया, परंतु बिस्मार्क बाद में भी प्रधानमंत्री रहा, पूरा किया। छठा बिंदु, इटली के एकीकरण
इटली का एकीकरण महत्वपूर्ण पीडमांट के लिए इधर ही चलो लिखते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता थी। परंतु जर्मनी के एकीकरण में प्रशा को प्राथमिकता दी गई। बहुत है, पर्याप्त, और लिखना है। 5-6 पॉइंट हो गए, जितना हमने लिखा उतना ही लिख देंगे तो एक बढ़िया मॉडल आंसर तैयार हो जाएगा। एक और पॉइंट लिखना चाहिए, बोल दूं कि लिख दूं? बोल देता हूं कि इटली का एकीकरण एक तरह से दूसरे राष्ट्रों पर डिपेंडेंट था। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। चाहे वो क्रीमिया का युद्ध देख लो, चाहे वो सीडान और सिडोवा का युद्ध देख लो। जबकि जर्मनी का एकीकरण स्वयं प्रशा के पुरुषार्थ पे था, किसी का सहयोग नहीं था। हल्का फुल्का सिडोवा वाले में किया था किसने? पीडमांट ने, वो भी हार ही रहा था। इसलिए जब हम प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे तो आने वाली राजनीति में जर्मनी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा, इटली का प्रभाव कम दिखाई देगा। बात समझ में आई नहीं? लिख दूं, नहीं तो छोटी छोटी बातें आपको लिख दी और आप कहेंगे कि सर ये बात छोड़ दी आपने। वास्तव में इस बिंदु को जानने, जो भी हो 5वां 6वां पॉइंट, जो भी हो पॉइंट नंबर देख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं कि इटली का एकीकरण दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर था। थोड़ा और बढ़िया लिखा जाए, इटली के कर देते हैं, इटली के एकीकरण में कर देते हैं, दूसरे राष्ट्रों पर निर्भरता अधिक थी, ऐसे लिख देते हैं, अधिक थी। जबकि जर्मनी के एकीकरण में प्रशा की भूमिका अधिक थी। अतः स्वाभाविक रूप से यूरोपीय राजनीति पर जर्मनी का प्रभाव अधिक था। ठीक है, तो ये हो गया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सवाल। अब हमें देखना चाहिए बिस्मार्क के विदेश नीति। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2-3 बिंदु ही जानते रहे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसी फॉरेन पॉलिसी का अल्टीमेटली इंपैक्ट जो आपको दिखाई देगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिखाई देगा। इसलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो देखते हैं बिस्मार्क की विदेश नीति। बिस्मार्क की विदेश नीति वास्तव में जैसे ही 1871 में जर्मन संघ बना तो बिस्मार्क ने घोषणा की कि वह एक संतुष्ट राज्य है, होना भी चाहिए। बिस्मार्क ने क्या क्या घोषणा किया कि वह संतुष्ट राज्य है। आप बताइए, आप अगर बिस्मार्क की जगह रहते तो संतुष्ट राज्य नहीं रहते? बिस्मार्क एक संतुष्ट राज्य था, जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है, और उन्होंने कारण भी बताया, कहा कि उसे भाई जो भी लक्ष्य था वो मिल चुका है। तो क्या करना चाहेगा? और सीधे उसने कहा कि उसे कोई प्रसार की इच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर के वो ये चाहता था कि यूरोपीय राजनीति में क्या रहे, शांति बनी रहे। क्लियर? थोड़ी सी गले में खराश तो आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा डिस्टर्बेंस सह लीजिए, साथ साथ चलता रहेगा ये भी। तो अब आप ये बताइए, मौसम का तकाजा है और कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिस्मार्क ने पॉलिसी अपनाई वो पॉलिसी कहीं ना कहीं युद्ध कौन का विश्व युद्ध की तरफ ले गई। याद रखिएगा, बिस्मार्क ने कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है और उसे किसी भी साम्राज्य विस्तार की कोई आकांक्षा नहीं है। फिर भी बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी वो उसने अंततः यूरोप में तनाव की स्थिति ले आई। कैसे? वास्तव में बिस्मार्क को लगता था कि जो उसने वर्साई की संधि की थी, उस संधि से जो आल्सेस एवं लारेन का क्षेत्र लिया गया, आल्सेस एवं लारेन का जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं विवाद पैदा करेगा। ये थोड़ा सा एक संशोधन करें, पहले भी ये बात हो गई है।
कि जो हमने अभी ध्यान दिया कि जो वर्साई की संधि कह रहे हैं, वर्साई की संधि नहीं, वर्साई की संधि तो जर्मनी से लास्ट में हुई थी। 1871 की जो संधि थी वो थी फ्रैंकफर्ट की संधि थी 1871 की। इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करें, जो एकीकरण हुआ वहां पे भी फ्रैंकफर्ट की संधि लिखे और यहां पर भी आप जानिए फ्रैंकफर्ट की संधि कर लेंगे। वर्साई की संधि जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। अपडेट किया सभी लोगों ने। जो 1871 में सेडान का युद्ध हुआ, उस सेडान के युद्ध में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, न कि वर्साई की संधि। तो आप इस लोग इसे थोड़ा सा इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, मेजर फैक्ट है, बस स्लिप ऑफ माइंड है, ये माइंड का स्लिप ऑफ टंग है। अपडेट कर दिया सभी लोगों ने, होप सो। अब इस पे ना आप लोग कमेंट करिएगा कि साहब वर्साई की संधि लिखवा दिए, नहीं, फ्रैंकफर्ट की संधि, वर्साई की संधि बाद में हुई है, हम चर्चा करेंगे उस पर। फिलहाल यहां हम आगे बढ़ाते हैं कि जो 1871 में इच्छा नहीं है, लेकिन जो बिस्मार्क ने 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि की थी, किससे? फ्रैंकफर्ट की संधि की फ्रांस से। आपने देखा कि ऑल्सेस एवं लारेन का क्षेत्र लिया गया और फ्रांस को ऐसा वैसा राष्ट्र तो था नहीं, जानता था कि सशक्त राष्ट्र था, उस समय हार गया युद्ध में, बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी बदला लेगा ऐसा दिमाग में था बिस्मार्क के। फिर उसने क्या किया? फिर उसने ये किया कि उसको लगता था कि फ्रांस बदला लेगा, इसलिए उसने विदेश नीति में फ्रांस को अलग थलग करने की नीति अपनाई। फ्रांस को अलग थलग करने की नीति अपनाई। और आपको बताऊं, यह नीति इतनी खतरनाक साबित हुई कि अंततः युद्ध की स्थिति आ गई। फिलहाल कैसे आइसोल यानी फ्रांस को मित्रविहीन बना देना था, आइए देखते हैं कि क्या किया इसके लिए इसने। इसके लिए जो इसका वो था, क्या कहते हैं कि जो आधार था, जो तरीका था, उसने बनाया कूटनीतिक संबंध, जो कूटनीतिक संबंध बनाना शुरू किया और इन कूटनीतिक संबंधों के आधार पर इसने एक प्रतिरक्षात्मक संधि की, प्रतिरक्षात्मक संधि, डिफेंसिव ट्रीटी। पहली बात तो आप समझिए कि यह प्रतिरक्षात्मक संधि क्या होती है। तो जो प्रतिरक्षात्मक संधियां हैं, प्रतिरक्षात्मक संधियों या इसे हम गोपनीय संधियां, कूटनीतिक संधि सब कुछ कहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे क्या फॉर्मेट किया गया। देखिए, ये रहा जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस। अब तो ये जर्मनी आप इसे लिख सकते हो, अभी यूएसएसआर नहीं लिखोगे ना, इसको रसिया ही लिखोगे। ये रहा आपका इटली, चल जैसे ही बना लो कोई बात नहीं, इटली मान लेते हैं। ये रहा ऑस्ट्रिया, ये रहा फ्रांस, यहां इंग्लैंड रहेगा। खैर, इसने क्या किया? सबसे पहले 1872 में रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का एक त्रिपक्षीय संधि किया। आपको बताऊं, पहले ये संधि ऑस्ट्रिया से करने वाला था, लेकिन रूस के शासक ने कहा हम भी करना चाहते हैं। कहा आ जाओ, व्यापक स्वागत है। जो प्रतिरक्षात्मक संधियां हैं, पहली बात तो नेचर समझिए। प्रतिरक्षात्मक संधि का मतलब यह है कि ये तीनों इस संधि से जुड़े हुए हैं। यदि इन तीनों राष्ट्रों पर कोई आक्रमण करेगा, कोई अन्य राष्ट्र आक्रमण करेगा, अन्य राष्ट्र आक्रमण करेगा, तो संयुक्त कार्रवाई होगी। कौन भाई तीसरा कर सकता है बताओ? इटली की तो औकात नहीं कर सकता है, उधर कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, दिस ट्रीटी वाज टारगेटेड टू द फ्रांस, दैट हाउ टू आइसोलेट फ्रांस फ्रॉम द यूरोपियन पॉलिटिक्स। देखो, ये बहुत छोटी घटना नहीं थी, इट वाज अ बिग इवेंट इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स। क्यों? इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। आपको बताऊं, वो टॉपिक में नहीं है। ये रहा तुर्की, और ये जो एरिया है वो पूर्वी समस्या का क्षेत्र है, इसमें कई जनजातियां रहती थी। ऑस्ट्रिया भी इधर आना चाहता था, रूस आना चाहता था, क्योंकि इसे भूमध्य सागर मिल जाएगा, ऊपर के सागर का कोई मतलब नहीं था। तो ऑस्ट्रिया भी इधर जाना चाहता था, रूस भी इधर जाना चाहता था, इटली भी इधर जाना चाहता था। तो दो प्रतिस्पर्धी लोगों में समझौता बना लेना आसान नहीं था, श्योर। लेकिन ये बिस्मार्क की कूटनीतिक क्षमता थी, और इसी को बोलता है कि मैंने वियना में एक पुल बना लिया था, वो भी सेंट पीटर्सबर्ग वाला पुल तोड़े बिना। तो सेंट पीटर्सबर्ग वाला कौन था? जर्मनी और रसिया के बीच पहले से ही द्विपक्षीय समझौता था। पोलैंड के विद्रोह के समय में पोलैंड का विद्रोह हुआ तो जर्मनी ने रूस का साथ दिया था, और यानी सेंट पीटर्सबर्ग का तो पुल पहले से ही था। और उसने ये भी कहा कि मैंने वियना पर भी पुल बना लिया, यानी उसको तोड़े बिना इसको बना लिया। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रतिस्पर्धी थे, उसके बावजूद भी ये समझौता हुआ। क्लियर है? आपको बताऊं, बहुत जल्द ही रूस अलग हो गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस में एक 1878 की बात आपको बता रहा हूं, ये 1878 में 73 में खत्म हो गया। और उसने इस बात को कहा कि कारण क्या था कि पूर्वी समस्या के मुद्दे पर जो रूस और ऑस्ट्रिया के हित टकराने लगे। बिस्मार्क ने कहा कि मैं निष्पक्ष दलाल हूं, आइए मैं न्याय करूंगा, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन न्याय की गद्दी पर बैठने के बावजूद उसने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, रूस का समर्थन नहीं किया। और रूस ने कहा कि जर्मनी ने एक मित्र को प्रसन्न करने के लिए दूसरे मित्र को नाराज कर दिया है। खैर,
इसके बाद, इस घटना के बाद उसने क्या किया कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से और रूस से अलग अलग प्रतिरक्षात्मक संधि की। और मजेदार बात है, पहले संधि होती थी तो खुलेआम पता चलता था कि क्या संधि हुई, ये गोपनीय रखी जाती थी। यानी पूरी यूरोपीय पॉलिटिक्स में पता ही नहीं कि कौन किससे संधि किया हुआ है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है यूरोप में खतरनाक होने वाली है। श्योर।